मोइन उल्लाह शाह वो शख्सियत है पाकिस्तान की जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी सियासतदानों के बेशुमार इंटरव्यूज़ किए। शोबे सहाफ़त से मुंसलिक है, उन्हें इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रख कर अपने फ़र्ज़ को अदा करना होता था। मैंने अलीगढ़ का सानिया वो कवर किया। अलीगढ़ के सानिया में जब मैंने वहाँ मनाजिर देखे तो वो एक क़यामत का मंज़र था। हीरो हैं मौलाना अब्दुल सत्तार एदी साहब। उनकी निजी ज़िंदगी का जो इंटरव्यू था वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहला इंटरव्यू था। उस वक्त ख़बर को हासिल करना एक बड़े मार्के की बात होती थी, क्योंकि आज तो मोची भी जो बैठा है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत कुछ देखता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। 200 क्राइम रिपोर्टर हैं, 100 खबर नहीं है और ख़बरियत नहीं है। खबर आ जाती है लेकिन उसमें ख़बरियत नहीं होती। आप जो है मुआशरे की इस्लाह के ऊपर कोई काम नहीं करते, आप तहकीकी रिपोर्टिंग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज मेरे साथ पाकिस्तान की सहाफ़त की दुनिया का वो दरख्शां सितारा जिसने कई अखबारात को अखबारात की शक्ल दी, जिसमें ये कहना बजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर दोपहर के अखबारात के अंदर कौमी अखबार का नाम सर फहरिस्त रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कौमी अखबार में बेशुमार उस वक्त के हिसाब से लीड स्टोरियाँ दी। और उस दौर में लीड स्टोरी देना, सुपर लीड की स्टोरी देना बड़ा एक अहम कारनामा होता था किसी भी एक रिपोर्टर के लिए। मोइन उल्लाह शाह वो शख्सियत है पाकिस्तान की जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी सियासतदानों के बेशुमार इंटरव्यूज़ किए, जिसमें 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म और जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे मियाँ नवाज़ शरीफ, उसका उन्होंने इंटरव्यू किया, जिसके अंदर मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद का उन्होंने इंटरव्यू किया, मजहबी रहनुमा जनाब हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी का उन्होंने इंटरव्यू किया, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर फलाही सरगर्मियों की बुनियाद डालने वाले जनाब अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी पर अगर किसी ने तफसीली इंटरव्यू किया है पहली मरतबा तो उसका नाम सैयद मोइन उल्लाह शाह है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त अता फ़रमाया और हम उनसे अब सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोइन उल्लाह शाह साहब, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार सियासतदानों के इंटरव्यू किए, सबसे कोई अछूती चीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं जिसमें बेहतरीन आपको इंटरव्यू किया हो जिस सियासतदान का। सियासतदान में पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सियासतदान नहीं कह सकते उनको, वो इस मुल्क की समाजी शख्सियात के हीरो हैं मौलाना अब्दुल सत्तार एदी साहब। उनकी निजी ज़िंदगी का जो इंटरव्यू था वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहला इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने अपनी मतलब उसमें कह देने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो इंटरव्यू में शाया हो चुकी है। और उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैंने 7 लड़कियों से मोहब्बत की और 8वीं बिल्किस से मेरी शादी हुई। और उनकी निजी ज़िंदगी की जो मसरूफियात थीं उस पर एक मुकम्मल एक इंटरव्यू जो था वो मैंने कौमी अखबार के लिए किया था दौरान सफ़र। जब हम एक विज़िट पे जा रहे थे सुपर हाईवे पर, 62 किलोमीटर दूर उनका एदी होम है, वहाँ हमने उनके सफ़र के दौरान इंटरव्यू किया था। और वो इंटरव्यू की सबसे ख़ास बात यह है कि वो पाकिस्तान के तमाम अखबारात में, बड़े अखबारात में, चाहे वो जंग लाहौर हो, जंग पिंडी हो, जंग कराची, जंग कोयटा, इसी तरह से नवाए वक्त के मुख्तलिफ स्टेशन और दीगर अखबारात, सब ने उसको दूसरे दिन लिफ्ट किया था जब वो कौमी अखबार में शाया हुआ। तो ये बड़े एज़ाज़ की बात थी मेरे लिए। और मौलाना अब्दुल सत्तार एदी पूरी दुनिया में जाने पहचानी जाने वाली समाजी शख्सियत और पाकिस्तान में बड़ा नाम था। अच्छा, जब आपकी जो बुनियादी बीट रहे सहाफ़त के अंदर वो क्राइम की है, और जब आपने 1982 के अंदर अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया और आपकी बीट क्राइम रिपोर्टर थी, और पाकिस्तान के दुनिया के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर टोटल उस वक्त
13 से 14 क्राइम रिपोर्टर थे, तो उसके अंदर आपको कैसा वो आपका तजुर्बा रहा? देखिए, जिस वक्त मैं इस सहाफ़ती फील्ड में मैंने कदम रखा, उस ज़माने में कराची में क्राइम रिपोर्टिंग यूँ समझ लीजिए कि एक बड़े एज़ाज़ की बात होती थी और उसमें बड़े अदब व एहतराम का लिहाज रखा जाता था। मिसाल के तौर पे अगर कहीं किसी रेप की ख़बर से मुताल्लिक़ कोई चीज़ होती थी, उसमें ये ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता था कि उस लड़की का नाम शाया ना हो, उस लड़की का एड्रेस ना हो, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि ये किस इलाके की रिहायशी है, ये इस इलाके में अगर है तो कहाँ रहती है, किसी को ये बात मालूम है, ताकि उनकी फैमिली की इज़्ज़त और वक़ार जो है वो मजरू ना हो। सहाफ़त में, रिपोर्टिंग में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता था। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। उस वक्त ख़बर को हासिल करना एक बड़े मार्के की बात होती थी, क्योंकि आज तो मोची भी जो बैठा है ना, वो व्हाट्सएप पे बहुत कुछ देखता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो आज बहुत आसान है। लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था, PTCL भी नहीं, यानी इतना महंगा तरीन PTCL था कि मालकान कहते थे भाई 3 या 4 कॉलों से ज़्यादा कॉल नहीं करना। फील्ड में जाके सारा वक्त पूरे शहर की ख़बर को निकालने के लिए पूरे शहर को देखना होता था और वो एक मुश्किल मरहला था। वो थी क्राइम रिपोर्टिंग। आज की क्राइम रिपोर्टिंग तो बस हवा की तरह से है, जब हवा चलती है सबको पता चल जाता है, तो आज कोई कमाल नहीं है क्राइम रिपोर्टर हजरात जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, जो इस फील्ड में आज माशाल्लाह से तकरीबन 200 क्राइम रिपोर्टर हैं, लेकिन 100 ख़बर नहीं है। 200 क्राइम रिपोर्टर हैं, 100 ख़बर नहीं है, और ख़बरियत नहीं है। ख़बर आ जाती है लेकिन उसमें ख़बरियत नहीं होती। आप जो है मुआशरे की इस्लाह के ऊपर कोई काम नहीं करते, आप तहकीकी रिपोर्टिंग नहीं करते, तो ये आप मुआशरे से ज़्यादती करते हैं और अपने शोबे से और अपनी ज़िम्मेदारियों से भी आप ज़्यादती करते हैं। तो पैगाम यही है कि वो ख़ास तौर पे इस बात पे तवज्जो दें। आपने मियां नवाज़ शरीफ जब बतौर वज़ीर आला उनका इंटरव्यू किया और उसको किस तरह आपने पाया? देखिए, जब मैंने कौमी अखबार ज्वाइन किया था 17 अक्टूबर 1988, कौमी अखबार का पहला दिन था जब वो मार्केट में आया। कौमी अखबार से मैं मुंसलिक था। नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। जब उनकी आमद हुई है कराची, ये 88 की बात नहीं है, ये बात 89-90 की है, तशरीफ़ लाए वज़ीर आला पंजाब थे, तो मैंने कराची एयरपोर्ट पे जो है लाउंज में उनका इंटरव्यू किया था। सुबह 7 बजे उनका इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू लीड स्टोरी शाया हुई कौमी अखबार में। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं इस मुल्क की जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, और बिलखुसूस जैसे मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उनका भी इंटरव्यू किया सदर के लेफ्टन में। मौलाना शाह अहमद नूरानी, उनके 2 मरतबा इंटरव्यूज़ किए मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर। अल्लामा शाह फरीदुल हक साहब, उनका इंटरव्यू किया। इसी तरह से मुख्तलिफ़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब का इंटरव्यू किया। मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुल्क के नामवर कानूनदान, उनके इंटरव्यूज़ किए, और दीगर शख्सियात भी शामिल। अच्छा, तो रिपोर्टर होता है, उसकी जब बायलाइन खबर लगती है तो उसके लिए बहुत खुशी का दिन होता है, लेकिन कौमी अखबार के जैसे बड़े अखबार के अंदर जिसकी उस एक वक्त था कि सर्कुलेशन 1 लाख के करीब सर्कुलेशन रही उनकी, तो उस वक्त आपकी उसी अखबार में 5-5, 6-6 खबरें बाय नेम लगी हुई होती थी, तो कैसा महसूस होता था? जी हाँ, एक दिन बड़ा दिलचस्प ये मरहला था कि कौमी अखबार की लीड, सुपर लीड, 5 कालम, 4 कालम, 3 कालम, डबल कालम, सिंगल कालम, 7 खबरें मेरी यानी कि एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ जो हैं शाया हुई। उसके बाद इलियास शाकिर साहब मरहूम, जो कौमी अखबार के बानी हैं, एडिटर, उन्होंने मीटिंग कॉल की, सबको बुलाया, न्यूज़ एडिटर हजरात, रिपोर्टर्स, सबको, कि क्या मेरे अखबार में सिवाय मोइनुल्लाह शाह के और कोई नहीं है? ऐसा क्यों है? दूसरों की खबरें क्यों नहीं हैं? न्यूज़ एडिटर साहब ने कहा कि देखिए, अगर मैं कोई एक स्टोरी भी रोक देता ना तो ये पुरानी हो जाती,
مجھے مجبوراً یہ تمام کی تمام ساتھ کے ساتھ اسٹوری دینی ضروری محسوس کی گئی تھی، اور وہ ایک ریکارڈ تھا قومی اخبار میں آج تک، یعنی 17 اکتوبر 1988 سے لے کے آج 2023 ختم ہونے کو ہے، کوئی رپورٹر ایک ساتھ اتنی اسٹوریز فائل نہیں کر سکا۔ اور کراچی میں بڑا صورتحال خراب تھی، تو اس وقت کیا مشکلات آپ کو پیش آتی تھیں؟ مشکلات تو یقیناً پیش آتی رہی ہیں، لیکن جو رپورٹر ہے، جو اس شعبے سے منسلک ہے، جو شعبہ صحافت سے منسلک ہے، انہیں ان تمام مشکلات کو مد نظر رکھ کر اپنے فرض کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ میں نے علی گڑھ کا سانحہ وہ کور کیا۔ علی گڑھ کے سانحے میں جب میں نے وہاں مناظر دیکھے تو وہ ایک قیامت کا منظر تھا، دھواں اٹھ رہا ہے، کہیں آگ ہے، کہیں لاش ہے، کہیں بچے کی لاش ہے، تو بڑا خوفناک منظر تھا وہ۔ تو وہ حالات بھی تھے، وہ وقت بھی تھا، لیکن چونکہ ہمارا شعبہ ایسا تھا کہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو حقائق کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن ان حقائق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں تربیت دی گئی کہ آپ نے وہ تمام چیزیں فائل کرنی ہیں اپنی خبر میں جس سے معاشرے میں بھلائی کا عنصر ہو، برائی نہ پھیلے۔ اچھا، سانحہ آپ نے ذکر کیا سانحہ علی گڑھ کا، تو سانحہ علی گڑھ کے سانحہ علی گڑھ کا آپ نے ذکر کیا، ایک منٹ یار، آپ نے سانحہ علی گڑھ کا ذکر کیا، تو اس میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت کیا یہ اس کی وجوہات کیا تھیں اور کیا پس منظر آپ نے وہاں دیکھا، وہ بیان کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آپریشن اسٹارٹ ہوا تھا سوراب گوٹ پر۔ اس آپریشن کے 2-3 دن چند دن ہی گزرے تھے کہ صبح 10 بجے اچانک یہ ہوا کہ اورنگی ٹاؤن کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر پیر آباد کا جو حصہ تھا، یعنی علی گڑھ، اس میں علی گڑھ بازار، اس کی اطراف کی آبادی اور اس کے قرب و جوار کی آبادیاں شامل تھیں، تو اس میں فائرنگ کے واقعات، جلاؤ گھراؤ کے واقعات شروع ہو گئے۔ جب اطلاع ملی تو وہاں ہم پہنچے ہیں، لیکن جو صورتحال ایسی تھی کہ وہاں سے نکلنا ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اس میں میرے ساتھ ایک فوٹوگرافر تھا، وہ وہاں شہید بھی ہوا، ان کی رہائش بھی وہیں قصبہ کالونی میں تھی، اور ان کی فیملی کو بھی لاس ہوا تھا، تو بہرحال بہت دردناک منظر تھا وہ۔ سندھ میڈیا فورم کو بنانے کے کیا مقاصد تھے آپ کے، اور آپ نے جن مقاصد کے تحت سندھ میڈیا فورم کو بنایا، آیا اس میں کتنی اچیومنٹ کی اس سندھ میڈیا فورم کو بنانے کے بعد آپ نے اس میں؟ دیکھیے، اس کا آغاز جو ہے، میں نے یہ ایک میرے ذہن میں بات تھی کہ ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، ہمارے مسائل کے لیے، ہماری پرابلمس جو بھی ہیں اس پر وہ کام کرتی ہیں، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ورک نہیں ہے کسی بھی اسٹیج پر۔ تو اس بات کو مد نظر رکھ کر کے فوٹوگرافر ہیں، کیمرہ مین، رپورٹرز ہیں، ڈیسک پہ کام کرنے والے ہیں، جو اتنی محنت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے کراچی رپورٹر فورم کی بنیاد رکھی، اور اس پر ہم نے چند سال ورک کیا، حوصلہ افزائی کے اسٹیج سجائے، اپنے سینئرز کی پذیرائی کی تقاریب کی، ہمارا حوصلہ بڑھا، دوسرے شہروں سے ہمیں صحافیوں نے رابطہ کیا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو وسیع کیا، یعنی کراچی رپورٹر فورم سے ہم آگئے سندھ کی سطح پر، تو اس کا نام تبدیل کیا سندھ میڈیا فورم، اور اس طرح سے ہم حیدرآباد، میرپور خاص، شکارپور، سانگھڑ، مٹھیاری، اس طرح سے پھیل گئے ہم سندھ میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج سندھ کے مختلف شہروں میں ہماری یونٹس قائم ہیں، اور صرف ہم حوصلہ افزائی اور اپنے سینئرز کی پذیرائی کے اسٹیج سجاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان کے نمائش صحافی اور کرائم رپورٹنگ کی دنیا میں انہوں نے اپنا نام منوایا، اور کرائم رپورٹنگ کے علاوہ انہوں نے پولیٹیکل بیٹ بھی کری، ایجوکیشن کی بیٹ بھی کری، اور اس طرح بے شمار بیٹس پہ کام کیا جو کہ کسی رپورٹر کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے،
اور سید معین اللہ شاہ جو ہے ہمارے نئے آنے والے صحافیوں کے لیے جو صحافت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ سید معین اللہ شاہ جیسے جید صحافی سے اپنے سیکھنے کا عمل کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ ہی شکیل ذکی کو اجازت دیجیے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔